जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं संपूर्ण मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, वो भी बिल्कुल फ्री। और इस कड़ी में आज का ये जो हमारा लेक्चर है वह है लेक्चर नंबर 17। कौन सा है? लेक्चर नंबर 17। ठीक है, लेक्चर नंबर 17 है। ठीक, और इस लेक्चर नंबर 17 में जो हमारा आज का टॉपिक चल रहा है वह कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम हमारे मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में जान रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग भी कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आज ही जुड़े हमारे इस YouTube चैनल से और अपनी तैयारी को बिल्कुल सुनिश्चित करें, ताकि हम इस वर्ष कोई ना कोई एक पोस्ट प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आज ही हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आप लोगों के लिए निरंतर कक्षाएं मिल रही हैं। और आप लोगों से केवल एक ही निवेदन है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक यह पहुंच सके। ठीक है, चलिए अगर आगे हम बात करें कि हमारे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का गठन। इसके बाद हमने पढ़ा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। फिर अगला यूनिट था हमारा मध्य प्रदेश के पर्वत। फिर हमने मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ पढ़ ली, जलवायु पढ़ ली और मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में जान लिया। तो अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह कौन सा है? तो याद रखिएगा, हमारा जो टॉपिक है वह चल रहा है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। और इस भौतिक विभाजन में आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है और इसी कड़ी में ये हमारी क्लास नंबर 17 है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम हमारी आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। और आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को हमारे जो पिछले लेक्चर्स है वो पसंद आ रहे होंगे और आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा मोटिवेशनल कोट्स है कि असफलता यह बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम जिस भी कार्य को करते हैं उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें, ताकि हम हमारी इस असफलता की पार करते हुए सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ सकें। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि अभी आप लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा, इसके बाद हम तैयारी करेंगे। लेकिन आप लोग उनसे कई कदम आगे बढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए आगे हमने देखा कि हम पढ़ रहे थे हमारे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। और भौतिक विभाजन में हमने इसका भौतिक विभाजन देख लिया था कि इसको हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। और 3 भाग कौन कौन से? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और तीसरा था पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। वही हमने जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश है इसे भी हमने 5 भागों में बांटा। पहला मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी क्षेत्र, जिसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार। ठीक है, चलिए तो हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया? तो हमारा मध्य भारत का पठार वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मालवा का पठार हमने पूरा देख लिया है और इसके बाद में हमने बुंदेलखंड का पठार वाला हिस्सा भी हमने देख लिया है। तो
आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे नर्मदा घाटी क्षेत्र। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है नर्मदा घाटी क्षेत्र। ठीक, चलिए नर्मदा घाटी क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग मैप में इसके लोकेशन को देख लेते हैं कि मैप में कहाँ पर ये लोकेट है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर से हमारा बना हुआ है ये क्या है हमारा? तो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है हमें, यह है नर्मदा घाटी क्षेत्र। ठीक है, यानी कि नर्मदा घाटी क्षेत्र जिस क्षेत्र से हमारी मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा प्रवाहित होती है, उसी क्षेत्र को हम नर्मदा घाटी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम नर्मदा घाटी क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मैं इसको मैप को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये हमारा मैप छोटा हो गया। ठीक है, चलिए ये मैंने इरेज कर दिया और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि नर्मदा घाटी क्षेत्र का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र का निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रेप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ क्रम और विंध्यन क्रम की चट्टानों से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। वहीं हम बात करेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 86,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का 26% हिस्सा घेरे हुए है। याद रखिएगा ये हमारा मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। तो सबसे बड़ा कौन सा भौतिक विभाग है? तो हमने कल पढ़ा था मालवा के पठार के बारे में, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमने पढ़ा था जिसकी हाइट कितनी थी, तो 88,222 वर्ग किलोमीटर, जिसने कितना क्षेत्र घेरा हुआ था हमारा? तो 28% भूभाग को घेरा हुआ था। तो यानी कि सबसे बड़ा यानी पहले नंबर पर ये हो गया और इसके बाद में दूसरे नंबर पर हमारा नर्मदा घाटी क्षेत्र हो गया। क्लियर है? तो दो चीज़ें समझ में आ गई कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो पश्चिम वाला जो इलाका है वह दक्कन ट्रेप की चट्टानों से और पूर्व वाला इलाका धारवाड़ क्रम और विंध्यन क्रम की चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल हमने देखा कि 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है, जो कि प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक विभाग या भौतिक प्रदेश है। अब अगर बात की जाए कि इससे संबंधित जिले कौन कौन से हैं, तो देखिएगा वो सभी जिले जो नर्मदा के किनारे या नर्मदा के आसपास बसे हुए हैं, वह सभी जिले किस घाटी के अंतर्गत आएंगे? तो नर्मदा घाटी के अंतर्गत आएंगे। जिसमें से कुछ प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, तो देखिएगा जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर और रायसेन, ये वो प्रमुख जिले हैं जो नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। ठीक है, यानी कि गर्मी में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में यानी कि सर्दी में साधारण ठंड, यानी कि सम जलवायु वाला क्षेत्र है। और हम देखते हैं कि जो पूर्व क्षेत्र है वह यानी कि यह वाला जो पूर्व वाला इलाका है यह अधिक ठंडा है और ये जो पश्चिम वाला इलाका है वह अधिक गर्म क्षेत्र है। ठीक है, तो बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर वर्षा की बात की जाए तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा कैसी है? 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा इस क्षेत्र में दर्ज की गई है। वहीं पर कल को जो आजकल क्या कथन और निष्कर्ष के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पेशली पीएससी जैसी परीक्षाओं में, तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और उसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो जो वर्षा की मात्रा है वह पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर जो वर्षा की मात्रा है वो कैसी हो जाती है? तो बढ़ती जाती है। यानी कि पश्चिम वाले इलाके में हम देखा था हमने कि 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि पूर्व वाले इलाके में 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी कि जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो हमें वर्षा की मात्रा भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और अगर नदियों की बात की जाए कि भैया यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है, तो याद रखिएगा हमारी नर्मदा और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वह इस नर्मदा घाटी क्षेत्र में प्रवाहित होती है।
जिसमें से हम देखते हैं तवा नदी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी, ये प्रमुख नदियां हैं जो इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। वहीं पर अगर बात की जाए कि हमारे यहाँ पर वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सागौन, साल, तेंदुपत्ता और बांस के वन मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्लियर है साथियों? चलिए, और अगर मिट्टी की बात की जाए कि यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, तो हमने देखा था कि जो सॉरी जो इसका पश्चिम वाला क्षेत्र है, उस पश्चिम वाले क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी, क्योंकि जब हमने मिट्टियाँ पढ़ी थी तो मिट्टियों के भी 3 प्रकार पड़े थे, गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी और तीसरा था साधारण काली मिट्टी। तो जो गहरी काली मिट्टी थी वह किस क्षेत्र में? पश्चिम क्षेत्र में। वहीं जैसे जैसे हम पूर्व क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें लाल मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर फसल किस प्रकार की उगाई जाती है। तो फसलों की बात करेंगे तो पश्चिम क्षेत्र में कपास और मूंगफली, क्योंकि हम देखते हैं कि पश्चिम क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी को ही हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर अगर मध्य क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर गेहूं की फसल और पूर्वी क्षेत्र में चावल की फसल का उत्पादन हमारे द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर खनिज भी पाया जाता है, तो खनिजों में हम देखते हैं कि चूना पत्थर, संगमरमर और चीनी मिट्टी, यह मुख्य रूप से खनिज हमारे नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अब कुछ विशेष तथ्य की बात करेंगे तो विशेष तथ्य के अंतर्गत आता है कि नर्मदा घाटी क्षेत्र को मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी तंत्र है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और इसके द्वारा सिंचाई का कार्य बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है और सिंचाई के कारण हमारे यहाँ पर खेती की जाती है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, स्पेशली कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसीलिए या इसी कारण से हम नर्मदा घाटी क्षेत्र को मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की या कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, वहीं पर हम देखते हैं कि यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। ठीक है, जैसे अगर सबसे ऊंचा बात की जाए तो हम देखते हैं धूपगढ़ की चोटी जो कि 1350 मीटर है। वहीं पर अगर सबसे निचला प्राकृतिक क्षेत्र की बात की जाए तो हमारा नर्मदा घाटी क्षेत्र सबसे निचला प्राकृतिक क्षेत्र है। क्लियर है? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए साथियों, तो हम हमारे अगले पठार की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला पठार है वह है बघेलखंड का पठार, या इसे ही हम पूर्वी पठार के नाम से जानते हैं। देखिए इसकी लोकेशन अगर देख ली जाए तो ये जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है यह हमारा बघेलखंड का पठार है। और अगर बात की जाए कि बघेलखंड का पठार को पूर्वी पठार क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर इसकी लोकेशन देखी जाए तो देखिए अगर मैं हमारे इसको 4 भागों में बांट लेता हूं तो देखिए ये पूर्व, ये पश्चिम, ये वाला इलाका उत्तर और ये नीचे वाला दक्षिण। तो यानी कि ये पूर्व में स्थित होने के कारण हमारा कौन सा पठार कहलाएगा, तो इसे हम पूर्वी पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वह 25,000 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7% भूभाग को समेटे हुए हैं। अगर निर्माण की बात की जाए कि इस पठार का निर्माण कैसे हुआ, तो यह आद्य महाकल्प के सेल समूहों से इसका निर्माण माना जाता है। और अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना पठार कौन सा है, तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? बघेलखंड का पठार सबसे पुराना भूभाग है या सबसे पुराना पठार है। वहीं अगर बात की जाए कि कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं, तो हम देखेंगे कि सिंगरौली, सीधी, रीवा और शहडोल मुख्य रूप से ये जिले हमारे बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर अगर हम यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम सम जलवायु क्षेत्र नहीं कहेंगे। क्लियर है? वहीं पर अगर वर्षा की बात की जाए तो यहाँ 125 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर तक की वर्षा दर्ज की गई है और इसे हम
सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करेंगे। यानी कि सर्वाधिक वर्षा किस पठार के अंतर्गत होती है, तो हम बघेलखंड के पठार के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र दर्ज करेंगे। वहीं अगर नदियों की बात की जाए तो नदियों में हमारी सोन, जोहिला, बनास और गोपट जो नदियां हैं, ये नदियां मुख्य रूप से हमारे बघेलखंड के पठार के अंतर्गत प्रवाहित होती है। और वहीं अगर मिट्टी की बात की जाए तो मिट्टी हमारी लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला पठार देखते हैं कि अगला पठार कौन सा है। चलिए, तो हमारा जो अगला पठार आता है वह है रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, रीवा पन्ना का पठार। और ये हमने देखा कि रीवा पन्ना का पठार की लोकेशन यहां हमने दर्शाई गई है। अगर बात की जाए कि रीवा पन्ना का पठार का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, तो याद रखिएगा 31,954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। और इसने मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.36% भूभाग को घेरा हुआ है। या हम कह सकते हैं कि 10.4% भूभाग पर कौन सा पठार स्थित है, तो रीवा पन्ना का पठार इस 10.4% भूभाग को घेरे हुए हैं। और अगर क्षेत्रफल देखें तो 31,954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। वहीं अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण विंध्यन सेल समूह के द्वारा या के अपर्दन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। जिले की बात कर लेते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल है, तो देखिए अब हम इसको रीवा पन्ना का पठार के नाम से जानते हैं, तो हमें मुख्य रूप से रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना और दमोह ये जिले मुख्य रूप से रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, तो चूंकि बघेलखंड के पठार के जस्ट पास में जुड़ा हुआ है, तो यानी कि यहाँ की जलवायु में समानता पाई जाएगी। इसी कारण हम देखते हैं कि यहाँ की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंडी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं अगर वन की बात की जाए तो इस क्षेत्र में हमें बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खेर आदि के वृक्ष हमें पाए जाते हैं। इन वृक्षों के बारे में हम जानेंगे जब हम मध्य प्रदेश में वन पढ़ेंगे, तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है साथियों, चलिए मिट्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें मिश्रित मिट्टी, जिसे हम लाल पीली काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, यह मिट्टी मुख्य रूप से हमें रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत मिलती है। चलिए नदियों को देख लेते हैं, तो नदियां कौन कौन सी पाई जाती है, तो टोंस, केन, बिहड़, महाना और बिछिया ये प्रमुख नदियां यहाँ पर पाई जाती है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, वहीं अगर फसलों की बात की जाए तो यहाँ पर गेहूं, चावल और तिल ये फसलें मुख्य रूप से यहाँ पर उगाई जाती है। और अगर खनिज की बात की जाए तो खनिज में यहाँ पर हमें चूना पत्थर, गेरू और हीरा, क्योंकि हीरे के उत्पादन में हम भारत में पहले स्थान पर आते हैं। ठीक है, इसी के कारण हम हमारे मध्य प्रदेश को डायमंड स्टेट या हीरा राज्य के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, अगर विशेष तथ्य की बात की जाए कि इसके अंतर्गत क्या क्या विशेष तथ्य है, तो देखिए इस क्षेत्र को हम विंध्य का कगारी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और अगर इस क्षेत्र की बात की जाए कि भाई इस क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा गुडविल, या इसे ही हम सद्भावना शिखर, या इसी का एक और नाम है कलुमार कोलंबे चोटी, दमोह जिले के अंतर्गत आती है, जिसकी हाइट है 752 मीटर, जो कि हम पढ़ते हैं कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी पठार के अंतर्गत हमें जबेरा का गुंबद देखने को मिलता है, जो किस जिले में पड़ता है, तो दमोह जिले में पड़ता है। याद रखिएगा इसी जबेरा गुंबद के कारण हमारा जो विंध्याचल पर्वत है वह कितने भागों में विभाजित हो जाता है, तो 2 भागों में यह विभाजित हो जाता है। क्लियर है, तो आपको यह पठार भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमारा अंतिम पठार है जिसके बारे में हम देखेंगे, तो क्योंकि ये पठार हम पहले भी
पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम ज्यादा ना समझते हुए हम थोड़ा थोड़ा चीजें, काम की चीजें ही इसमें देखते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला और लास्ट पठार है जिसे हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। वहीं पर हमने देखा था कि जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है उसे ठीक है, चलिए, हमने सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में देखा था कि इसके कितने भाग हैं, तो इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? पश्चिम वाले क्षेत्र को हम राजपीपला के नाम से जानते हैं और इसका विस्तार गुजरात व मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। वहीं हमने देखा कि जो मध्य भाग है उसे हम महादेव के नाम से जानते हैं और इसका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद हमने देखा कि जो पूर्वी श्रेणी है, इस पूर्वी श्रेणी के अंतर्गत हमने देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले इलाके में पूर्वी पठार, जिसे हम मैकाल श्रेणी या इसी के बारे में हमने देखा था कि यह अर्धचंद्राकार भाग है जो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो हमने ये देखा कि यह पूर्वी पठार या मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, लोकेशन आप लोगों को यहाँ मैप में समझ आ रही होगी कि यह हमारा कौन सा क्षेत्र है, तो सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ फैक्ट हैं जिसे हम जान लेते हैं। तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है वह 34,000 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% भूभाग अपने अंदर समाहित किए हुए है। वहीं अगर हम जलवायु की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु है वहां पर तो साधारण गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंडी देखने को मिलती है। और याद रखिएगा यह क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश का ठंडा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसीलिए हमारा एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां हम गर्मियों में घूमना पसंद करते हैं। और उसी पंचमढ़ी को हम हमारे मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण दक्कन ट्रेप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से भी हुआ है। और याद रखिएगा इन्हीं चट्टानों में हमें ये चट्टानें खनिज संपन्न चट्टानों के रूप में जानी जाती है और मुख्यतः यहाँ पर खनिज हमारे इन्हीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अगर हम जिलों की बात करेंगे तो जिलों के अंतर्गत बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी ये प्रमुख जिले सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इसका जो ये पूर्वी वाला क्षेत्र है, सॉरी पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर लगभग 75 सेंटीमीटर तथा ये जो पूर्वी वाला इलाका है यहाँ पर 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा दर्ज की जाती है। सॉरी, और हमने देखा कि इसका ये वाला जो क्षेत्र है जहां पर हम पंचमढ़ी वाला क्षेत्र कहते हैं, तो यहाँ पर लगभग 199 सेंटीमीटर वर्षा तक दर्ज की गई है। ठीक है, वहीं नदियों की बात करेंगे तो नदियों में हमें ताप्ती, वैनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, वर्धा और बावनथड़ी नदियां इन क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती हैं। वहीं अगर हम मिट्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर छिछली काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी की अधिकता हमें देखने को मिलती है। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा जिसे हमने 3 भाग में पढ़ा है। तो अगर इस टॉपिक से या पिछले कुछ जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उससे संबंधित आप लोगों की कोई समस्या है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं उनका आप लोगों को जवाब अवश्य दूंगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस सीरीज का लाभ ले सके। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।